मोसाद अपने दुश्मनों को सिर्फ मार कर संतोष नहीं करता, उसका ये मोटो होता है कि उसके दुश्मनों में मोसाद और इजराइल के प्रति दहशत पैदा हो, उससे डरे, ताकि फिर भविष्य में कभी वो इजराइल पर हमला करने का न सोचे। ये तरीके हैं मोसाद के काम करने के। मोसाद की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो ईरान के खुफिया एजेंसी के टॉप लेवल के अधिकारी तक पहुंच बना चुके थे। जैसा कि अभी हिजबुल्लाह के चीफ को मारकर मोसाद ने बताया, नसरल्लाह, कितने टॉप लेवल के वो लीडर। तो सोचिए उनकी खुद की सुरक्षा उन लोगों ने कितनी जबरदस्त कर रखी है। बावजूद इसके उनके जगह पे घुस के उन पर बम अटैक करके उनका हत्या किया गया, उन्हें खत्म किया गया। कि ये खुफिया एजेंसी जब अपने ऑपरेशन को करती है अपने देश के लिए या अपने देश की दुश्मनों को खोजने के लिए, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में ये अपने दुश्मनों को ढूंढ लेते हैं। न सिर्फ ढूंढते हैं बल्कि उन्हें सजा भी देते हैं। और उनके सजा देने के तरीके इतने विचित्र होते हैं, इतने अलग होते हैं कि आपको लगेगा जैसे मैं कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। इसके ऐसे ऐसे कारनामे हैं और इनके काम करने के तरीके ऐसे ऐसे कि इसके तरीकों को पता लगाने में ही इनके दुश्मनों को काफी समय लग जाता है, जब तक ये अपना काम उस एरिया में करके निकल जाए। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी देश की सुरक्षा के लिए उस देश की कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी और जिम्मेदार होती है, आप झट से कहेंगे उस देश की सेना। की बात बिल्कुल सही है। किसी देश की सेना ही अपने देश के भूभाग और अपने देश के नागरिकों के जान माल की रक्षा करती है। लेकिन एक और संस्था होती है किसी भी देश की, तो ठीक वैसे ही अपने देश की सुरक्षा करती है जैसे कि उस देश की सेना। वो भी वैसे ही जोश, जज्बा और समर्पण के साथ अपने देश की रक्षा करती है, अपने देश के लिए काम करती है जैसे कि सेना करती है। वो भी अपनी जान उतनी ही जोखिम में डालते हैं जितना सेना के लोग डालते हैं। और वो संस्था किसी देश की होती है खुफिया एजेंसी और उससे जुड़े जासूस। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश की एक खुफिया विभाग होती है जो अपने देश के लिए पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने देश पर आने वाले खतरों का पता लगाती है, उसे नेस्तनाबूद करती है, मतलब समाप्त करती है। अपने देश के लिए जरूरी गुप्त सूचनाएं ये लोग दुनिया भर में घूम घूम के इकट्ठा करते हैं और हमेशा खतरों से खेलते हैं। नई नई चुनौतियां इन लोगों के सामने अक्सर आती रहती है। कुछ मामलों में तो जो जासूस होते हैं वो सेना से कहीं ज्यादा तगड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं और उससे कहीं ज्यादा जोखिम मोल लेते हैं। और ये सब करते हैं वो अपने देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। दोस्तों, ऐसे जासूसों के ज्यादातर कारनामे दुनिया के सामने नहीं आ पाते, क्योंकि एक तो इनके ऑपरेशंस गुप्त होते हैं, दूसरा में कोई भी देश खुफिया एजेंसी के बारे में खुल के बात नहीं करता। कोई देश ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उनके देश में खुफिया एजेंसी है और उसमें जासूस है जो दूसरे देशों में जाके जासूसी करता, क्योंकि दूसरे देशों में जासूसी करना उस देश के कानून के हिसाब से अपराध माना जाता है। कई देशों में तो इसकी बड़ी भयानक सजाएं हैं। इसलिए कोई भी देश इस तरह के काम को एंडोर्स नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, लेकिन करते सारे देश। एक तो उनकी पहचान भी छिपी रहे, इस वजह से सरकार जल्दी उस विषय पे बात नहीं करती। हाँ, जासूसों द्वारा किए गए कारनामों का पता तब चलता है दुनिया को जब जिस देश में ये ऑपरेशन होते हैं और वो देश आरोप लगाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, बहुत सारे देश ये कहते हैं कि फलाने देश के एजेंट ने मेरे देश में आके लोगों की हत्याएं करी। भारत की खुफिया एजेंसी के विषय में भी कई आरोप लगे हैं और कनाडा, अमेरिका और हमारे पड़ोस के देश पाकिस्तान, लोग अक्सर ये बोलते रहते हैं कि भारत की एजेंसियां हमारे देश में आके हमारे लोगों की हत्याएं कर रहा है। हालांकि जिन लोगों की हत्याएं हुई है वो सारे आतंकवादी। हाँ, ये बात सही है कि वो सारे आतंकवादी किसी न किसी रूप में भारत को नुकसान कर चुके होते हैं या दुश्मन होते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय लोगों ने ही मारा है, इस बात का प्रमाण आज तक किसी देश ने नहीं दिया। लेकिन ढकी छुपी बातें हैं, सभी जानते हैं ये काम सीक्रेट सर्विसेज का ही है। हमारे देश में भी एक सीक्रेट सर्विसेज है, एक खुफिया संस्था है जिसका नाम है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हमारे देश की जो खुफिया संस्थाएं हैं वो दुनिया की टॉप खुफिया संस्थाओं में से एक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके कारनामे ज्यादातर लोगों के सामने नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी ये जो जासूस होते हैं, चाहे वो किसी देश के हो, अपने देश के लिए पूरे जी जान से, पूरे मुस्तैदी से अपना काम करते हैं। ऐसे ही एक देश की खुफिया एजेंसी के विषय में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि क्यों इस देश की खुफिया एजेंसी को मैंने आज का विषय बनाया है, क्योंकि इस खुफिया एजेंसी की चर्चा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। इस खुफिया एजेंसी का दहशत
इसका खौफ इसके दुश्मनों में हमेशा रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये खुफिया एजेंसी जब अपने ऑपरेशंस को करती है अपने देश के लिए या अपने देश की दुश्मनों को खोजने के लिए, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में ये अपने दुश्मनों को ढूंढ लेते हैं। न सिर्फ ढूंढते हैं बल्कि उन्हें सजा भी देते हैं, और उनके सजा देने के तरीके इतने विचित्र होते हैं, इतने अलग होते हैं कि आपको लगेगा जैसे मैं कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। इसके ऐसे ऐसे कारनामे हैं और इनके काम करने के तरीके ऐसे ऐसे कि इसके तरीकों को पता लगाने में ही इनके दुश्मनों को काफी समय लग जाता है, जब तक ये अपना काम उस एरिया में करके निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम एशिया के एक छोटे से देश इजराइल की और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। आप लोग अच्छे से जानते हैं मोसाद क्या चीज। पूरी दुनिया में मोसाद का एक खौफ चलता है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है, उसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक और पॉपुलर ये मोसाद ही है। दोस्तों, मैं आपको आज मोसाद के विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने आज से पहले नहीं सुनी है। मैं आपको मोसाद के कुछ ऑपरेशंस के विषय में बताऊंगा कि कैसे वो अपने दुश्मनों को ढूंढते हैं, कैसे उन्हें समाप्त करते हैं और क्या क्या तरीके अपनाते हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे कारनामे जो दुनिया में कोई करने का सोच भी नहीं सकता, वो ये एजेंसी करती और सफलतापूर्वक करती है। अपने दुश्मनों को खोज के उसे नेस्तनाबूद करती। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस एजेंसी के कुछ हैरत अंगेज कारनामे और तरीकों को जानने के लिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और अपने YouTube चैनल आशीष वाणी में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है, आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों रिश्तेदारों में से शेयर करना है। जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए। वीडियो के विषय में जो आपके विचार हैं या कुछ और विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी बात का पालन करूं। चलिए चलते हैं वीडियो। दोस्तों, पूरी दुनिया में यहूदी धर्म के लोगों का सिर्फ एकमात्र देश है और वो है इजराइल। ये अलग बात है कि यहूदी लोग छोटे छोटे ग्रुप में पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, अलग अलग देशों में, लेकिन उनका अगर कोई देश कहा जाए तो वो सिर्फ एक इजराइल है जो भूमध्य सागर के पास स्थित है। जैसे हम हिंदू हैं, हिंदू पूरी दुनिया में फैले हर एक देशों में है, छोटे छोटे समूह में हर जगह बसे हुए हैं, लेकिन उनका देश के तौर पर अगर कहीं कोई जाना जाता है तो हमारा देश हिंदुस्तान ही। उसी तरह यहूदी जो है वो सिर्फ इजराइल में बसे, और यहूदियों का जो इतिहास वो थोड़ा भयानक रहा है, बड़े अत्याचारों से भरा रहा है। द्वितीय युद्ध के बाद से ही यहूदी लोगों पर अत्याचार और जुर्म का सिलसिला जो चालू हुआ वो अभी तक जारी। द्वितीय विश्व में जर्मनी ने यहूदियों का कत्लेआम करा। उसके बाद यहूदी लोग फिलिस्तीन में थे। फिलिस्तीन से आज़ादी लेने के बाद जब से इजराइल का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक इजराइल दुश्मनों के बीच में गिरा हुआ। क्यों? क्योंकि इजराइल जिस जगह पे बसा है उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम देश, और उस मुस्लिम देश में भी फिलिस्तीन, इराक, सीरिया, लेबनान जैसे खतरनाक देश। ये देश ऑलरेडी अपने यहाँ आतंकवाद, गृहयुद्ध और बड़े समस्याओं से घिरे रहे। लेकिन चूंकि ये मुस्लिम देश है और उसके बीच इजराइल सिर्फ एक यहूदी देश है, इसलिए जो सारे मुस्लिम देश इसके चारों तरफ है, उसके जो आतंकवादी गुट हैं जो वहाँ बसे हुए, वो रह रह कर इजराइल पर हमला करते रहते हैं, इजराइल के लोगों को मारते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं। लेकिन इजराइल पूरी ताकत से डट कर शुरू से लेकर आज तक इसका मुकाबला कर रहा है। वो अपने सेना के थ्रू तो इन लोगों का जवाब देता ही देता है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ माना जाए तो उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। क्योंकि मोसाद है तो खुफिया एजेंसी, लेकिन वो सेना का भी काम करती है। वो अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढने के लिए विख्यात है। क्योंकि मोसाद का ऐसा मानना है या इजराइल के लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए लोगों को मारना पड़ता है या लोगों पे हमला करना पड़ता है, क्योंकि इजराइल शुरू से हम लोग का शिकार रहा है। अभी आप लोगों ने देखा सुना होगा, पिछले 1 साल से तो इजराइल युद्ध ही लड़ रहा है। उसके देश में घुस के उनके लोगों को कत्लेआम करा और कुछ को उठाकर बंधक बना के ले। तो ये सारी घटनाएं इजराइल के साथ होती रहती है, इसलिए इजराइल बड़े ही खूंखार तरीके से इस हमलों का जवाब देता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कैसे वो हमला कर रहा है लेबनान, फिलिस्तीन पे। और बड़े
विध्वंसक तरीके से हमला कर, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो जिंदा नहीं रहे। इस वजह से मोसाद काफी ज्यादा सहायता करता है इजराइल को जीवित रखने में, सुरक्षित खड़ा करने में। और इजराइल की टेक्नोलॉजी को इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है तो वो बड़े बड़े देशों को टक्कर देती, और उसके टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है जिसके वजह से इजराइल के लोग आज सुरक्षित हैं, सेफ। दोस्तों, मोसाद के विषय में मैं आपको आज ऐसी बातें बताऊंगा, उनका स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद से उन्होंने अब तक क्या क्या कारनामे करे, उनके काम करने का तरीका क्या है, ये मैं सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मोसाद के विषय में जानते हैं। दोस्तों, 1949 में मोसाद का स्थापना हुआ। इसका स्थापना आतंकवाद से लड़ने के लिए हुआ। मोसाद जब से जन्म लिया है, जब से इस डिवीजन का स्थापना हुआ, तब से लेकर मोसाद आज तक सैकड़ों ऑपरेशंस कर चुकी है। 3 बिलियन इसका बजट है साल का, और लगभग 7,000 लोग इस संस्था में काम करते हैं। मोसाद का एक सबसे प्लस पॉइंट जो है, जो इसे एक सर्वश्रेष्ठ बनाता है, दूसरों से अलग करता है, वो है इसका नेटवर्क। ये अपने दुश्मनों के गढ़ में अपने जासूस को घुसाने के लिए माहिर माने जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ईरान के पहले के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अहमदी जिनाद, उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक ऐलान करा था कि मोसाद की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो ईरान के खुफिया एजेंसी के टॉप लेवल के अधिकारी तक पहुंच बना चुके थे। यानी कि जो ईरान की जो खुफिया एजेंसी है, उसमें जो टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स, वो मोसाद का एजेंट। अब इससे आप अंदाजा लगाएं, वो दूसरे एजेंसियों में घुसपैठ करते। यही वजह है कि मोसाद को वैसी जानकारियां बहुत पहले मिल जाती है जो दूसरे लोग अपने दुश्मनों का नहीं लगा पाते। मोसाद न सिर्फ जानकारी सटीक रखता है, बल्कि पिन पॉइंट अटैक करके उसका खात्मा भी करता। और जरूरी नहीं कि वो बम, बारूद, गोली इससे मारे अपने दुश्मनों को, नहीं, वो नए नए तरीके भी ईजाद करते। जैसे आप लोगों ने भी देखा, लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का पेजर विस्फोट हुआ, लैपटॉप फटे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, स्कूटर, कार, उसमें विस्फोट हुआ है, टेलीविजन तक में विस्फोट की खबरें आई। अब इससे अंदाजा लगाएं, ये सारी चीजें के नेटवर्क सॉफ्टवेयर को इजराइल के वैज्ञानिकों ने हैक कर लिया, और हैक करके अपने हिसाब से इसमें विस्फोट कराया। कई लोगों की जाने गई, कई लोग घायल हुए, और इससे दहशत फैलता है। और यही मोसाद का मेन मोटो। मोसाद अपने दुश्मनों को सिर्फ मार कर संतोष नहीं करता, उसका ये मोटो होता है कि उसके दुश्मनों में मोसाद और इजराइल के प्रति दहशत पैदा हो, उससे डरे, ताकि फिर भविष्य में कभी वो इजराइल पर हमला करने का न सके। ये तरीके हैं मोसाद के काम करने के। कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। मोसाद के 2 यूनिट, पहला यूनिट का नाम है मेटसाडा, ये अपने दुश्मनों पे डायरेक्ट अटैक करती है, जबकि दूसरा यूनिट इसका है किडोन, ये सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट करती है, उसे चिन्हित करती है, उसे खोजती है और फिर उसे मारती है। 2 डिवीजन है मोसाद, एक जो उनके बॉर्डर पे आके कुछ देश की सेना अगर अटैक कर रही है तो उसके हिसाब से इनका अलग यूनिट है। दूसरा, ये आतंकवादियों को ट्रेस करती है, उसे टारगेट करती है, उसे पॉइंट आउट करती है, फिर उसे मारती है। ये 2 डिवीजन मोसाद के हैं जो अलग अलग तौर पे अपने हिसाब से काम करते हैं। मोसाद के पास रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी। रिसर्च डिपार्टमेंट जो है, उसमें वो रिसर्च डिपार्टमेंट में वो खुफिया जानकारी को तैयार करती है। अगर कोई उसकी यूनिट बाहर से कोई जानकारी अगर भेजा है तो उन सारे जानकारियों को इकट्ठा करती है, उसको रिसर्च करती है, फिर उससे एक फ्रेश जानकारी निकालकर अपना प्लान करती है। दूसरा विभाग है इसका टेक्नोलॉजी, इसमें वो दुश्मनों को किस तरीके से जवाब दे, किस तरीका से हमला करे, इसकी रूपरेखा तैयार होती है इसके वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। और वहां से फिर कुछ वैसा सॉफ्टवेयर, वो कुछ ऐसा वेपन या फिर वो ऐसा तरीका निकालते हैं जो जिसका अंदाजा दुश्मनों को हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तरीका एकदम से नया होता है, पहले कभी यूज हुआ नहीं होता है, दुश्मनों को उसके विषय में कुछ पता नहीं होता है। इसलिए जब वो अटैक किया जाता है तो दुश्मन फंसते ही फंसते हैं और वो उनका खात्मा होना ही होना है। ये 2 डिपार्टमेंट मोसाद के हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट रूप से अलग अलग काम। मोसाद के जो नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो इसका जो नेटवर्क, ये अपने दुश्मनों को, जैसा मैंने बताया, बड़े अंदर तक घुसपैठ करते हैं। इसका एक उदाहरण आप देखें, अभी मोसाद का फिलिस्तीन और मोसाद से लड़ाई चल रहा है, तो हमास जो है वो हमास के ग्रुप में जो अंदर तक उनका जो एजेंट घुसा हुआ है, और वो एजेंट अपना नेटवर्क स्वयं हमास के अंदर एक ग्रुप के तौर पर डेवलप कर चुका है।
इसका इसका पता तब चलता है जब हमास के कुछ ऐसे जगहों पे अटैक हुए जिसका पता हमास के भी ज्यादातर लोगों को नहीं होता है, और वैसे वैसे जगह पे अगर मोसाद ने अटैक करा, इसका मतलब है कि हमास के अंदर की जो जानकारियां हैं, गुप्त जानकारियां हैं, वो मोसाद तक पहुंच रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमास के टॉप लीडरों को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती, जगहों की जानकारी नहीं होती जहां उनके टॉप लेवल छुपे होते हैं लीडर, उसकी जानकारी मोसाद को होती है। जैसा कि अभी हिजबुल्लाह के चीफ को मारकर मोसाद ने बताया, नसरल्लाह, कितने टॉप लेवल के वो लीडर, तो सोचिए उनकी खुद की सुरक्षा उन लोगों ने कितनी जबरदस्त कर रखी है। बावजूद इसके उनके जगह पे घुस के उन पर बम अटैक करके उनका हत्या किया गया, उन्हें खत्म किया गया। तो ये जो नेटवर्क है मोसाद के, ये पूरी दुनिया में किसी भी खुफिया एजेंसी से सबसे ज्यादा तगड़ी है, सबसे ज्यादा एडवांस है और सबसे ज्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ है। दोस्तों, अब मैं कुछ ऑपरेशंस के विषय में बताता हूँ जो मोसाद ने करे। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन करे हैं, सारे ऑपरेशंस को इस छोटी सी वीडियो में बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ छोटे छोटे उनके जो कारनामे हैं, उनके जो ऑपरेशन हैं, उनके विषय में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये उनके कुछ ऑपरेशन। उसमें सबसे बड़ा है ऑपरेशन रेड ऑफ गॉड, उसके बाद 70 गोलियां और दुबई में छुपे महमूद अल मसूद की हत्या। ये कुछ ऐसे कारनामे हैं मोसाद के जो उस समय काफी चर्चा में थे। उसके अलावा एक तो सबसे बड़ा ऑपरेशन मोसाद ने करा, वो इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या करा। जब आतंकवादियों ने म्यूनिख में, वो ओलंपिक था, ओलंपिक में दुनिया भर के देशों के खिलाड़ी आए हुए थे, उसमें इजराइल के खिलाड़ी भी गए। तो उस इवेंट में, ओलंपिक में भाग लेने गए खिलाड़ियों की हत्या आतंकवादियों ने करा, जिसका बदला इजराइल ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से प्लान करके एक दोषियों को ढूंढ के उन्हें खत्म करा। मैं थोड़ा सा चर्चा उस ऑपरेशन का आपके सामने करना चाहता हूँ। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान एक खतरनाक घटना हुई। इजराइल ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को उनके होटल में मार दिया गया। इसका आरोप लगा 2 आतंकवादी संगठन पे, ब्लैक सितंबर और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इजराइल सरकार भड़क गई, बदले के लिए प्लान किया जाने लगा। 11 लोग हिट लिस्ट में थे। फिर मोसाद ने जो काम किया वो सीधा फिल्मों की तरह था। फोन बम, नकली पासपोर्ट, उड़ती हुई कारें, जहर की सुई, सब इस्तेमाल हुआ। जैसे जेम्स बॉन्ड किसी भी देश की परवाह नहीं करता मारते वक्त, उसी अंदाज में मोसाद एजेंटों ने कई देशों के प्रोटोकॉल को तोड़ा। मिडिल ईस्ट के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों में घुस गए, चुन कर मारा उन अपराधियों को। अपने टारगेट को निपटाने से पहले मोसाद टारगेट की फैमिली को एक बुके भेजता था, जिस पर लिखा होता था ये याद दिलाने के लिए कि हम न तो भूले हैं और न भूलेंगे और न कभी अपने दुश्मनों को माफ। फिर मोसाद के एजेंटों ने उन 11 दोषियों को, जिन्होंने ओलंपिक में खिलाड़ियों की हत्या करी थी, उन 11 दोषियों को ढूंढ के हर एक दोषी को 11 गोली मारी। यानी 11 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को 11 गोली, 11 खिलाड़ी को 11 गोली 11 करी। पूरे यूरोप में उन्हें ढूंढा गया। उसमें से कुछ लोग ऐसी जगह पे छिप गए कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को पता नहीं था, लेकिन मोसाद ने उन्हें ढूंढ लिया। हाँ, ये अलग बात है, उन्हें ढूंढने में, इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में मोसाद को 20 साल का समय लगा, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ा नहीं, ढूंढा, उन्हें सजा दी और एक संदेश दिया कि इजराइल के लोगों की तरफ अगर गलत निगाह से कोई देखेगा उसका यही अंजाम होगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर कभी ऐसी घटना इजराइल के साथ दोहराई नहीं गई। वो जो खूंखार तरीके से जो अपना उन्होंने मिशन कंप्लीट करा, फिर दोबारा उनके पास ऐसा कोई घटना अंजाम नहीं हुआ, सिवाय 1 साल पहले जब हमास के कुछ आतंकवादी इजराइल के अंदर घुस के उनके यहाँ एक चलती हुई पार्टी में लोगों को मारा और कुछ लोगों को उठाकर अपने साथ ले गए, जिसका बदला इजराइल अभी तक ले रहा। तो ये मोसाद के विषय में बताने का एक कारण ये था कि अभी मोसाद हाईलाइट में है, और चूंकि आपको पता रहे, आपको जानकारी रहे, तो उसके जो कारनामे अभी दिख रहे हैं दुनिया भर में, आपको समझ में आए मोसाद चीज क्या है। ऐसा नहीं है कि मोसाद के सारे ऑपरेशन सक्सेस ही हुए हो, बहुत सारे उनके ऐसे भी ऑपरेशन हैं जो सक्सेस नहीं हो पाए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं।
ये वो लिस्ट है उस ऑपरेशन का जो उन्होंने करा लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने फिर हिम्मत नहीं हारी, फिर इस ऑपरेशन का नाम बदलकर दूसरे तरीके से फिर उन्होंने इसे कंप्लीट करा, लेकिन उसमें तरीके बदले, ऑपरेशन का नाम बदला, लोग बदले, जगह बदला, लेकिन टारगेट वही रहा। मोसाद पर कई फिल्में भी बनी। ये इतना चर्चित सब्जेक्ट है, लोगों की इसमें इतनी दिलचस्पी है कि इसकी फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो कुछ फिल्में हैं जो मोसाद पर बनी है, जिसमें म्यूनिख घटना पर भी आधारित एक फिल्म है और वो फिल्म पूरी दुनिया में काफी पसंद की गई थी। इस फिल्म को देखने से आपको मोसाद के विषय में और सारी जानकारियां मिल सकती है जो पब्लिक डोमेन में पहले से नहीं है। दोस्तों, कहने का मतलब किसी भी देश को अपने देश के लोगों का रक्षा करने का पूरा अधिकार होता है। मजेदार बात ये होती है, देखने वाली बात ये होती है कि कोई भी देश की सरकार किस हद तक जाती है अपने देश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए, इतना परवाह करती है वो दूसरे देश के लोगों का जो उससे शक्तिशाली भी होते हैं। तो ये बताता है कि वो देश कितना समृद्ध है, कितना ताकतवर है इस मामले में कि हम कुछ भी हो जाए अपने देश का नुकसान नहीं होने दें। और इस मामले में इजराइल बहुत आगे है और उसकी एजेंसियां भी बहुत आगे है और वो किसी भी हद तक अपने देश की सुरक्षा के लिए जा सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था जो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको जानना भी चाहिए कि देश की एजेंसियां अपने देश के लिए कैसे काम करती हैं। हमारे देश की भी एजेंसियां हैं, वो भी ऐसे ही काम करती हैं, उनके भी काम करने के तरीके बिल्कुल ऐसे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी जानकारी हम जनता को नहीं हो पाती क्योंकि सरकार नहीं चाहती है। लेकिन चलिए, हमें पता चले ना चले, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए और ये समृद्ध रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक करिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कीमती सुझाव मुझे दीजिए और बताइए और किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उस सब्जेक्ट को वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाऊंगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय, किसी नए सब्जेक्ट। तब तक के लिए नमस्कार।